लोग तो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं। आपको पाकिस्तान की मोहब्बत खींच लाई वापस? स्टार्ट सारा कनाडा में ही हुआ था जब मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। आई वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। मेंटल हेल्थ के इश्यूज के ऊपर बात की जाती है, क्या उसको टैबू समझा जाता कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहाँ पे मेंटल हेल्थ के अंदर बात करना स्टिग्मा है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, तो सबसे बड़ा जो एक इशू आता है इसके साथ वो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का आता है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूँ जो कि कनाडा में मुकीम थे और वो वहाँ से सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान में आ गए और पाकिस्तान में आके उन्होंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया। क्या ज़बरदस्त स्टार्ट लिया, आए और छा गए। इनकी कंपनी का नाम है रेस्टफुल माइंड्स। अब आपके जहन में आ रहा होगा, यार ये कंपनी करती क्या है ऐसा इस कंपनी में कि इन्होंने रेस्टफुल माइंड्स के नाम से कंपनी बनाई है। आज हम जानेंगे कि ये कंपनी क्या है और इनके सीईओ क्यों आखिरकार कनाडा छोड़ के पाकिस्तान आ गए। लोग तो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं, क्या खिदमत का जज्बा था या क्या ऐसी बात थी कि ये पाकिस्तान आए। आइए मिलते हैं हसन मोइन से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। एक्साइटेड एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन बोर्ड ब्रदर। थैंक यू। Hassan, first of all, we'd like to know about your journey. I mean, कनाडा में आप रहे, वहीं पर आपने सारी चीज़ें की, फिर पाकिस्तान मूव कर गए। तो हमें ये बताइएगा कि लोग तो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं, आपको पाकिस्तान की मोहब्बत खींच लाई वापस और यहाँ आके अपनी कंपनी भी स्टार्ट कर दी, फिर लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू भी आप ऐड कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा नाम अपनी कंपनी का रखा हुआ है। क्या ये स्टार्ट था, किस तरह से लिया? एक्चुअली ये स्टार्ट सारा कनाडा में ही हुआ था जब मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। आई वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में जब मैं गया था, मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे ही गया था। तो मेरा एक्सपोजर मेंटल हेल्थ का या मतलब वैसे ही लाइफ इन जनरल बहुत लिमिटेड सा था। जिस तरह हम एक शेल्टर्ड सोसाइटी में रह रहे हैं, तो मैंने ना डिप्रेशन के बारे में सुना हुआ था, ना मुझे सुसाइड मैंने कभी एक्चुअली विटनेस की थी। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, मैंने इर्द गिर्द देखा कि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। सुसाइड्स एक्चुअली मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इन पर्सन होती हुई देखी, तो वो मेरे लिए कुछ ट्रॉमेटिक भी रहा। उसके लिए मैंने खुद पहले थेरेपी ली, इंडिविजुअल थेरेपी सर्विसेज में खुद गया। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि चैलेंजेस क्या हैं। जैसे वहाँ पे वेट टाइम चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे और सब कुछ, स्टूडेंट्स को भी समझ नहीं आ रहे थे वो कहाँ जाएँ। तो उस टाइम पे मैंने एक प्रोजेक्ट के तौर पे माय रेस्टफुल माइंड को स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के ही इंक्यूबेटर के साथ मिलकर, ग्रीन हाउस के साथ, और मैं उसको लॉन्च किया। और वहाँ में आइडिया हुआ कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ा हेल्पफुल है और उनको फ़ायदा हो रहा है, वेट टाइम बिल्कुल कम हो जाता है। थेरेपिस्ट जो कि वाटरलू से बाहर भी हैं वो भी अब हमें हेल्प कर सकते हैं, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। तो उस वक़्त हमारी जो एक्सपर्टीज़ थी वो स्टूडेंट्स के साथ थी। पाकिस्तान आने का सफ़र वहाँ शुरू हुआ जब हमें एक्चुअली एक स्कूल ने अप्रोच किया कनाडा में, निक्सल कॉलेज कराची के अंदर, कि हमें ये सर्विसेज, सिमिलर सर्विसेज जो हैं ये चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो वहाँ पर हमने फिर उनको इंट्रोड्यूस किया और वो भी बहुत एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप थी जो 2 ईयर्स तक चली, इस एकेडमिक ईयर तक। लेकिन इस दौरान मैंने एक्सप्लोर किया कि एक्चुअल स्टूडेंट्स तो प्रॉब्लम के साथ साथ एम्प्लॉयज़ को बहुत प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। क्योंकि ऑब्वियसली मैं फिर इससे फर्दर रिसर्च कर रहा था, देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर वर्क कल्चर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉय टर्नओवर है, एब्सेंटिज़म की प्रॉब्लम है, ये सब कुछ है, एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और अगर बात कर भी रहे हैं तो उनको सोल्यूशंस नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि अच्छा ठीक है एब्सेंटिज़म है तो हम क्या करें। हम फोर्सफुली लोगों को कह रहे मतलब हम तुम्हें पेनलाइज, जितना आप लोगों को पेनल्टीज़ दे देते हैं, पेनलाइज करते हैं, वो लोग कर रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा उसको बेहतर तरीके से एड्रेस करने का फ़ैसला किया और वो हमने किया थ्रू आवर एम्प्लॉय वेलनेस और इंगेजमेंट प्रोग्राम्स, जो कि स्पेशली डिज़ाइन थे कंपनी नीड्स के लिए, जो एम्प्लॉय को भी देख रहे थे, एम्प्लॉय की नीड्स को भी अंडरस्टैंड करें और एम्प्लॉयर की नीड्स को भी अंडरस्टैंड करें। और वो एम्प्लॉयज़ बेस जो हमारा प्रोग्राम है, दैट अल्टीमेटली द गोल ऑल्सो वॉज
टू हेल्प कंपनी सेव ऑन कॉस्ट्स एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि उन पे कोई इस इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर जो आजकल हमारी इकॉनमी है कोई कॉस्ट बर्डन ऐड ना हो। कोई कॉस्ट बर्डन ऐड होगा तो फिर आपको भी पता है कि वो कहेंगे यार हम ये क्यों करें, ठीक है। तो वो प्रोग्राम इस तरह डिज़ाइन होना चाहिए कि वो एक प्रॉफिट की तरफ लेके जाए कंपनी को, कॉस्ट सेविंग मैकेनिज्म की तरफ लेके जाए। तो जो हमारे प्रोग्राम्स थे उनमें इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स हैं, उसमें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं ऑन टॉपिक्स सच एज इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, माइंडफुलनेस, तमाम वो टॉपिक्स जो कि लिंक करें आपकी वर्क लाइफ को, आपकी मोटिवेशन को, एम्प्लॉय कंपनी रिलेशनशिप्स को, पॉजिटिव वर्क कल्चर को। तो वो वाले सारे टॉपिक्स जो थे वो हम ट्रेनिंग्स में कवर कर रहे थे। डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल कंपनी का नीड किया हम कल्चर ऑडिट्स कर लेते थे। और उसके बाद इफ़ समवन इज़ गोइंग थ्रू अ रफ पैच इन देयर लाइफ तो उनको फिर थेरेपी की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे बहुत से एचआर मैनेजर्स मुझे मिले जो इंश्योरेंस एजुकेटेड नहीं थे, बट उनको पता था कि हमारी इंश्योरेंस है XYZ कंपनी के साथ, लेकिन उसमें साइकेट्रिस्ट कवर्ड है कि नहीं है हमें नहीं पता, और अगर है भी सही तो क्लेम कैसे करें, एम्प्लॉयज़ को नहीं पता क्लेम कैसे करें। सो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि अब हमने इंश्योरेंस एजुकेशन भी जो है उसको एक गोल बना लिया अपना, और हम उसके लिए पार्टनरशिप्स कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंश्योरेंस मार्केट प्लेसेस के साथ, कि हम उसको लेकर भी जो है वो आगे बढ़े। सो अब तक का जो सफ़र है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, बड़ा एक लाइक बहुत कुछ मिला है सीखने के लिए। और वो अभी तक तो हमने इस तरह डिफरेंट HR मैनेजर से, CEO से, फाउंडर से जो लाइक माइंडेड है उनसे इंटरेक्ट किया, और भी इंशाल्लाह आगे हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उस तरह लोगों से इंटरेक्ट करें। एग्रीड। हसन, जैसे भी आपने कहा कि मेंटल हेल्थ के ऊपर आप बड़ा काम कर रहे हैं, आपका माशाल्लाह ग्लोबली भी एक्सपोजर रहा, आपने वहाँ पर भी काम किया देखा। आप क्या कहते हैं कि जैसे हम पाकिस्तान में अगर आप देखें तो क्या पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशंस में मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर बात की जाती है, क्या उसको टैबू समझा जाता है? ज़रा इसके ऊपर हमें बताइए। अच्छा, इसमें आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बहुत फ़र्क होता है। अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट कर रही हो, जहाँ पे फ़न एक्टिविटीज़ हो रही हो, जैसे ड्रम सर्कल्स हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ को भी एक शुगल मेला बना दी है, ठीक है, जस्ट टू बी ना उस तरह के मेंटल हेल्थ को दे सेलिब्रेटिंग मेंटल हेल्थ। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहाँ पे मेंटल हेल्थ के अंदर बात करना स्टिग्मा है, क्योंकि उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो उसको रिगार्ड नहीं कर रही। आई थिंक यहाँ पे ना मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एक CEO मेंटल हेल्थ को समझता है कि एक वीकनेस है, अगर एक रिक्रूटर समझता है कि यार ये वीकनेस है, तो फिर एम्प्लॉय भी समझेगा वीकनेस है, मैं इसके बारे में ना बात करूँ, माई जॉब कुड बी एट रिस्क, या माई इवन जॉब तो जो मुझे मिल गई है लेकिन माई प्रमोशन कुड बी एट रिस्क। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो आई थिंक टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक पॉजिटिव कल्चर को फॉस्टर करें। आई थिंक दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आफ्टर दैट द HR मैनेजर इज बेसिकली कम्युनिकेटिंग व्हाट द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज। उनके पास इतना पावर, इतना कंट्रोल नहीं होता कि वो ऑर्गेनाइजेशन का विजन ड्राफ्ट करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी CEO फाउंडर की ही होती है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हसन, जैसे आप डिफरेंट इदारों में काम कर रहे हैं अभी, तो ये बताइएगा कि कभी किसी इदारे में पाकिस्तान में आपने मेंटल हेल्थ की कोई पॉलिसी देखी? अगर तो देखी तो हमें ज़रूर बताइए, अगर नहीं देखी तो आपकी कंपनी उन इदारों में किस तरह हेल्प कर रही है कि वो मेंटल हेल्थ पॉलिसी ड्राफ्ट करें? एक्चुअली हमने किया है, रिसेंटली हमने एक कंपनी के लिए मेंटल हेल्थ पॉलिसी और वेलनेस पॉलिसी ड्राफ्ट की थी। हमने उनको बताया था कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को किस तरह इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। आजकल आपको भी पता होगा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको अपना गोल बनाया हुआ है कि हमने फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, राइट। एज पे जैसे कि गोल था 25% पे लेके जाना है, और गोल है बैंक्स का है, FMCG फर्म्स का है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है। तो सबसे बड़ा जो एक इशू आता है इसके साथ वो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का आता है, एक्सेप्टेंस का आता है। तो वेलनेस पॉलिसी में हमने उनको कंसिडर किया। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज नॉट एज अ वीकनेस बट एज ए पोटेंशियल रोड ब्लॉक जो कि एड्रेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का कोई रिलेशनशिप फेलियर हुआ है, ब्रेकअप या डाइवोर्स हुई है, तो डेफिनेटली उसके काम पे इम्पैक्ट होगा, बट दैट डजंट मीन कि वो बंदा ही काम का नहीं है। इट जस्ट मीन्स कि हम उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट दे के, इंडिविजुअल थेरेपी दे के एड्रेस कर सकते हैं। 4, 5, 6 सेशन के अंदर इंशाल्लाह दे विल बी बैक at their even higher productivity levels, not just at the benchmark, उससे बेहतर भी हो सकते हैं वो। अगर कोई और इसी को इशू आ रहा है कि वर्क लाइफ इशू है, या दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर प्रोस्पेक्टिव प्रोफेशनल ग्रोथ,
तो उनको लाइफ कोचिंग के थ्रू, गोल सेटिंग के थ्रू हम एड्रेस कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ उस पॉलिसी में एड्रेस होता है कि अगर ये इशू है तो ये सोल्यूशन है, ये इशू है तो ये सोल्यूशन है। इस तरह करके वो पॉलिसी ड्राफ्ट कर सकते हैं और एक्टिविटीज़ कौन सी कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, बाई वीकली बेसिस पे, उनकी भी आइडियाज़, उन एक्टिविटीज़ के भी, जैसे लंच एंड लर्न हो सकता है, मंडे मोटिवेशन के अंदर आप 15 मिनट दे दो, ब्रेक्स किस तरह लेनी चाहिए, साइंटिफिक उसके पीछे एविडेंस क्या है ब्रेक्स का, कौन सी ब्रेक्स। तो आई थिंक ये पूरा उस पॉलिसी के अंदर जो है ये आता है, हमने इस पे काम किया हुआ है पहले। सही, ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा हसन, ज़रा अभी हमें ये भी बताइएगा कि जब आप लोगों से मिलते हैं, सीईओ से मिलते हैं, जाते हैं, तो जब आप उनको ये बताते हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कई सीईओज़ के ये जवाब हो सकते हैं कि भाई देखो, हम यहाँ लोगों को काम के पैसे देते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, पर्सनल इश्यूज़ और इन चीज़ों के पैसे नहीं देते हैं। क्या ऐसा सुनने को मिला? अगर सुनने को मिला तो किस तरह आपने इसको हैंडल किया? आई थिंक ऐसा सुनने को मिलता है, और ऐसे सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है पाकिस्तान में, क्योंकि सीईओज़ की ये मेंटालिटी है कि वो एक एम्प्लॉई को एज अ रिसोर्स कंसिडर करते हैं। ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर हाउसेस में अगर हम देख लें या आईटी फर्म्स में देख लें, ऊपर आवर या इस तरह का, दे कंसिडर देयर एम्प्लॉयज़ एज द रिसोर्सेज, और वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन का फिर एस्पेक्ट आ जाता है। फिर वो ब्रेक्स कम करो, फोकस आप, लेकिन हकीकत ये है कि फ़ोकस नहीं होता। अगर आपका पर्सनल लाइफ इशू है तो आप फोकस नहीं कर सकते काम पे, आपका वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करेगा। ठीक है, तो सीईओज़ को या फाउंडर्स को या मैनेजमेंट को भी ये समझना चाहिए कि इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। मेरे पे अगर मुझे कोई इशू आ रहा है आज, सिर्फ 1 हफ्ते की परफॉर्मेंस की वजह से या 2 हफ्ते की वजह से, आप मुझे मतलब यू हैव टू गिव मी अ सेकंड चांस, और वो इशू रिजॉल्व मैंने करना है, तो ही मैं आगे बढ़ूँगा, तो ही कंपनी आगे बढ़ेगी। आज मुझे इशू है, कल मेरे कोलीग को होगा, कल मैनेजमेंट में से किसी को हो सकता है। तो हमने इसको एक क्यूमुलेटिवली एज एन ऑर्गेनाइजेशन देखना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई इशू आए तो उसके लिए एक सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। वो सिस्टम जो है वो थेरेपी है। ठीक है, हाँ, आप अवेयरनेस वर्कशॉप्स, अवेयरनेस सेशंस कर सकते हैं उसको एड्रेस करने के लिए। वो एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं चीज़ों को, कॉन्वर्सेशंस प्रमोट। तो आपको याद भी होगा जब हमने लास्ट सेशन किया दफ्तर खान के अंदर डॉक्टर कोमल की सुपरविजन में, उसमें साइकोमेट्रिक्स के बारे में बात की थी और कॉन्वर्सेशंस को नॉर्मलाइज किया था, और एक गेस्ट ने अपना एक शेयर किया था एक्सपीरियंस। तो वो हेल्प करता है, वो स्टिग्मा ब्रेक करने में, दैट हेल्प्स यू ब्रेक द स्टिग्मा, दैट हेल्प्स यू प्रमोटिंग दोस कॉन्वर्सेशंस। कल को हो सकता है और लोग भी उठ के आए और उनको एक्नॉलेज करें कि अच्छा हमें भी ये इशू है, हमें दे गेट द करेज टू टॉक अबाउट द इशूज फॉर। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये आहिस्ता आहिस्ता एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन हल हो जाएगा। Great, Hassan. Thank you very much for your time, for your support and love. You're an amazing speaker, by the way. Thank you. थैंक यू, वेलकम। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में हाजिर रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।